हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज जो है ना 8.6 करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे एक चार्ट सा बना हुआ है और मैंने मेरे ख्याल से एक पेज कम शेयर किया, मैं ये फाइल को शेयर की थी। अच्छा, इसमें वैसे हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा आपको मैं 3D शेप्स मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड की थी, ये इनके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम उस पे आते हैं। शो हो रही है ना आपको? जी। अच्छा, ये पहले वाली जो शेप है ना, ये एक क्यूबॉइड शेप है। अब क्यूबॉइड शेप में आपको पता चला होगा कि ये उसकी लेंथ होती है, ये विड्थ, और यहाँ पे ये इसकी हाइट। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसके जो फेसेस होते हैं ना, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर शायद 5 है, तो तीनों क्वेश्चन जो है ना वो क्यूबॉइड से रिलेटेड है। यानी उसका जो बेस कह लें या फिर एक फेस कह लें, वो किस शेप का होगा? रेक्टेंगुलर शेप का। और साइड पे आपको ये दूसरी शेप जो है ना नजर आ रही होगी, जो कि क्यूब शेप है। क्यूब, ठीक है। अब क्यूब में क्या होता है जी? क्यूब में ये होता है कि जो उसकी लेंथ लेंथ विड्थ और हाइट, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ साइड पे भी मैंने क्यूब शेप बनाई हुई है। यहाँ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि फेस किसको आप कहते हैं, एज किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, लेकिन खैर इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे देखें, एक रूम है जैसे, ठीक है, वो भी क्यूब शेप का हो सकता है। अब रूम के कितने फेसेस होते हैं? 6। 4 वो दीवारें, लेफ्ट राइट और के फ्रंट और फिर बैक। तो उसके बाद फिर एक फ्लोर और एक ऊपर छत। तो इस तरह 6 फेसेस होते हैं। ये आपके सामने एक और शेप आपको नजर आ रही होगी पहले पेज के ऊपर ही, ये सिलेंड्रिकल शेप। अब सिलेंड्रिकल शेप में ये जो ऊपर वाला इसका पार्ट है, ये एक सर्कुलर शेप का है। यहाँ पे देखिए, ये भी एक सर्कुलर शेप है। अब जो सर्कुलर शेप है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये कितनी होगी? ये रेडियस होगा। तो जब आपको रेडियस पता होगा तो आप वहां से डायमीटर भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरह का भी है, सिलेंड्रिकल शेप का। और ये उसकी हाइट होगी, ठीक है, जिसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ए क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो शेप होती है ना, उसका जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उसका जो बेस है वो किस शेप का होगा? रेक्टेंगुलर शेप का। जैसे अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊं, तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, ये देखेंगे इसका जो फेस है या बेस कह दे, ये कौन सी शेप बन रही है? एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। इसकी इसकी जो शेप है ना, वो कौन सी बन रही है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब इसमें जो हर एक एंगल है, वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90। ठीक है, यहाँ पे 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे ऐसे 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे सी एफ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सी एफ की लेंथ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये सी एफ है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, सी एफ आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर। आप इस ट्राइंगल को ले लें, या फिर इसी के साथ एक और ट्राइंगल बन रही है, ये वाली, आप इसको भी ले सकते हैं। तो जो भी ट्राइंगल आपको आसान लगेगी, वो एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल। ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो जो पार्ट है वो किस ट्राइंगल में बन रहा है। तो ये ट्राइंगल उम्मीद है आपको शो हो रही होगी अच्छे तरीके से, जिसको मैंने थोड़ा सा रेड से बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए साइड साइड पे ना एक चार्ट बना हुआ है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या जो हमारी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दो ऑप्शन है, ये है यस और ये है नो। मतलब इधर लिखा हुआ है यस, पता नहीं अब आपको ये सही से शो हो रहा है या नहीं। तो यस और नो लिखा हुआ है। तो यस होगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, नो होगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम यस की तरफ जाएंगे क्योंकि 90 का एंगल है यहाँ पे। तो आगे देखें जी, डज द क्वेश्चन इन्वॉल्व, क्वेश्चन का मतलब है वो ट्राइंगल, ठीक है। डज द क्वेश्चन इन्वॉल्व एनी अदर एंगल्स कंटेन अ राइट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब इसमें देखेंगे क्या इस ट्राइंगल में, जिसका नाम है सी एफ जी, क्या इस ट्राइंगल में 90 के अलावा कोई और एंगल भी आपको पता है? नहीं पता। ये देखें, ये एक एंगल है, ये भी नहीं मुझे पता। एक ये एंगल है, ये भी हमें एंगल नहीं पता। तो अब हम जाएंगे नो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये ट्राइंगल जो है, एक दफा दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और हमने इसमें सी एफ फाइंड करना है। तो सी एफ की लेंथ है, ये यहाँ पे बनी हुई है हमारे पास, ये सी एफ, इसको फाइंड करना हमने। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ पे जो पार्ट आप फाइंड करना चाहते हैं वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो दो आपके पास रास्ते होंगे, एक यस और एक नो वाला। तो अब इसमें राइट एंगल है, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर अगला पॉइंट ये था यस के बाद कि क्या इसमें कोई और भी एंगल है? तो देखें, ना ही हमें ये वाला एंगल पता है और ना ही ये वाला एंगल पता है। तो अब हम जाएंगे नो की तरफ। जैसे ये देखें, नो लिखा हुआ है। तो अगर तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नो और यहाँ पे यस, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखें जी, अगर तो नो है तो इसका मतलब है क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व होना है, और अगर तो यस है तो ये जो लिखा हुआ है 100 कट हुआ, इसका मतलब है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 100 का मतलब है कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। एस मीन साइन थीटा और ओ मीन ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सी ए एच का मतलब है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए से एडजेसेंट साइड बेस को बोलते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर को, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टो का मतलब है टेंजेंट ऑफ थीटा। ओ मीन ऑपोजिट साइड और ए मीन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट का मतलब परपेंडिकुलर और एडजेसेंट का मतलब बेस। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह से अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आपने जैसे सीखा हुआ है थीटा, वो जिस तरह स्टूडेंट ने किया होता है, सम पीपल हैव कर्ली डाउन हेयर वाले फॉर्मूले से, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये इसमें हमें एंगल नहीं पता, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करना पाइथागोरस थ्योरम से। अब मसला ये है कि पाइथागोरस थ्योरम तो हम तब अप्लाई करते हैं ना जब हमें एटलीस्ट दो साइड पता हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक ही साइड पता है।
लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक ही साइड पता है और वो ये वाली, मतलब ना ही ये वाली साइड पता है ना ही ये। अगर हमें किसी तरीके से ये वाली साइड पता चल जाए, ये वाली साइड जो कि एफ जी तक है, एफ से लेके जी तक साइड है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो थोड़ा बहुत समझ आई हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर किसी तरीके से अगर किसी तरीके से ये मैं पेज अब साइड पर कर रहा हूँ क्योंकि सारी वो डिटेल आपको बता दी है। अब अगर किसी तरीके से मुझे एक साइड पता चल जाए, एक साइड पता चल जाए तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने डायग्राम जो है दोबारा शेयर कर दिया आपसे। अब देखें यहाँ पे ना इस ट्राइंगल में हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता है, तो उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे। ये देखें एक ट्राइंगल ये वाली बन रही है, अगर आप गौर से देखें ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, तो इसकी हेल्प से मैं ये वाली साइड फाइंड कर लूंगा। तो जब मुझे ये वाली साइड पता चल जाएगी तो मैं जो पहले ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहा था उस ट्राइंगल में हम पुट करके उसकी हेल्प से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आप मुझे बताएं इस ट्राइंगल में जिसका नाम है एफ एच जी, या जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे या फिर कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? कैसे फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देखें कैसे लगाएंगे। ये देखें ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है बी डी सी, ये 24 है, तो ये भी कितनी होगी 24। ठीक है, तो आपको समझाया वो सारा क्लियर है? ये कोई पॉइंट रिपीट करना नहीं, ट्रायंगल वाली बात फिर से बताएं। ये जो येलो से बनाई हुई है। जी। अच्छा तो ये देखें, पहले तो ये देखना ये ट्राइंगल थी ना ये वाली, तो इस ट्राइंगल में मुझे इसका आंसर फाइंड करना है और ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, जो सारा ये मेथड लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तब लगता है ना जब दो साइड गिवन हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही साइड पता है, ठीक है, और कोई साइड तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मैं इस ट्राइंगल को यूज करने जा रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल ये, ठीक है। तो इससे मैं क्या करूंगा, ये वाली लेंथ मुझे पता है 24, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो रही 24, यानी जो आंसर एच से लेके जी तक होगा लेंथ होगी, वही सी से लेके डी तक लेंथ होगी, और ये लेंथ होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने फाइंड करनी है मैंने फाइंड करनी है ये वाली लेंथ। पहले तो ये मतलब पहला टारगेट हमारा ये है कि ये लेंथ फाइंड करनी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको दरमियान से भी ये येलो वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस पे हम रेशियो लगाएंगे। ये मैंने फाइंड करनी है, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल के सामने आ रही है लेंथ, और ये एंगल के साथ एडजेसेंट है, तो ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो कौन सा फॉर्मूला पता है टेंजेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एच एफ जी टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू वैल्यू बोल के एफ से लेके जी तक वैल्यू करनी है, और ये बी से लेके जी तक। एफ जी को ऐसे रहने दें और बी जी की जगह आप 24 लिखें। अब ये 24 टेंजेंट 30 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। तो एफ जी का जो आंसर आएगा मेरे पास, वो एफ जी का आंसर आएगा 8 स्क्वायर रूट 3। 8 सी स्क्वायर के रूट 3 पीछे की जगह एच जी नहीं होना चाहिए था कहाँ पे, बी जी की जगह, जो आपने डी जी सी की जी जगह बिल्कुल, एच नहीं होना चाहिए था जो बेस था। जी बिल्कुल, एच जी ही आएगा, मैंने गलत लिखा था। तो एफ जी का जो आंसर आ जाएगा वो 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। ये हमें वो जो एक लेंथ चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये। अब इस ट्राइंगल को मैं सोल्व कर सकता हूँ, ये वाली ट्राइंगल को, ठीक है, और इस ट्राइंगल को सोल्व करके इस लेंथ का मैं आंसर फाइंड कर सकता हूँ। तो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, इसका नाम एफ सी जी। इस ट्राइंगल पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी का स्क्वायर एफ जी का स्क्वायर। सी जी कितना है 8 स्क्वायर, और एफ जी कितना है जी 8 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 256, और जब आप 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन होगा सो जी। कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें अगर। अच्छा जी, ये देखें, अब इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल ए सी एफ फाइंड करें। अब ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये ए सी एफ, ये एंगल फाइंड करना है। इन द गिवन क्यूबॉइड, अगेन क्यूबॉइड है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट होगा, ये रेक्टेंगुलर पार्ट होगा, नीचे जो बेस है इसकी। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको अलग से ये जो बड़ी करके मैं डायग्राम बनाई है, जिसमें अगर आप देखें ये वाला पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया येलो से, ये रेक्टेंगुलर शेप होगी, यानी ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 10 है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हर कॉर्नर पे कितना एंगल बनेगा 90, इधर भी 90 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 90 का एंगल होगा, और इधर भी 90 का एंगल होगा, ऐसे चारों वर्टिसेस पे। अच्छा अब देखना है हमने कि जो हमने पार्ट फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है ना, तो क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है या नहीं। तो पहले तो जरा इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ये हम करते हैं, हम इसको इससे करते हैं ज्वाइन। यहाँ पे ये देखें, ये ए को मैंने एफ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी ये यहाँ पे इधर, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये ट्राइंगल है असल में, जिसको हमने सोल्व करना है। इसको थोड़ा और डार्क करता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता है, ये रेड वाला पार्ट जो है ना,
इसको करना सोल्व। ये वाली ट्राइंगल इसमें बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल, ये अंदर जो मैंने 12 लिखा है इसको करते हैं फिलहाल रिमूव। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो रेड वाली ट्राइंगल आपको बड़े वाली शेप में नजर आ रही है साइड पे, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, अब वो जो आपके पास चार्ट सा बना हुआ है उसमें देखें कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो पिछले पेज पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो आपने येस वाले रिजल्ट की तरफ आना। ये यहाँ पे येस लिखा हुआ है और इधर नो, तो नो वाली साइड पे जाएंगे। अब नो वाली साइड पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं डू यू नो अ साइड और इट्स ऑपोजिट एंगल, कि आपको उस डायग्राम में कोई एंगल या कोई साइड पता है? तो हमें उधर ना ही कोई एंगल पता है और ना ही कोई साइड पता है। यही एक एंगल है और जो हमने फाइंड करना है, इसके अलावा मतलब कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ना ही ये पता है, ना ही ये साइड पता है और ना ही ये साइड पता है। वापस चलते हैं उस पेज पे, तो अगेन हम नो की तरफ चलेंगे। ये नो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नो, तो नो होगा तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा? कोसाइन रूल से। ठीक है, दोबारा एक दफा बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो है वो देखा तो वो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही थी। ठीक है, अब जब नहीं बन रही थी तो फिर हम देखेंगे क्या उसकी कोई एक साइड या कोई एंगल पता है? तो वो भी नहीं पता। ठीक है, फिर नो आ गया। अब यस होता तो मैंने साइन रूल लगाना था और नो था तो मैंने कोसाइन, तो अब हमने कोसाइन रूल से सोल्व करना है। अब ये देखें, इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ कोसाइन से सोल्व करना है। तो लॉ ऑफ कोसाइन कब कब अप्लाई हो सकता है ये हमने 8.3 में सीखा कि जब आपको एस वाली सिचुएशन गिवन हो और या फिर आपको तीनों साइड गिवन हो। लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं फिर कैसे ये सारी चीजें फाइंड आउट करूंगा? ठीक है, तो अब हमें अगर किसी तरीके से या तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास बन जाए या ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम लॉ ऑफ कोसाइन लगा के इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो सिचुएशन नहीं बनेगी, ये जरूर बनेगी, वो देखिए कैसे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें एक दफा इसको करते हैं रिमूव, सिर्फ ट्राइंगल वाला जो पार्ट है उसको बनाते हैं। ये ट्राइंगल एक दफा ना दोबारा, ये ट्राइंगल बन गई ना। अब इसमें देखें कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90। ये वाली लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इस ट्राइंगल को सोल्व करूंगा, इस ट्राइंगल को सोल्व करके मुझे मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर मैं आपको बाकियों के बारे में भी बताता हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ सी जी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ कि सी एफ का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा सी जी का स्क्वायर और प्लस एफ जी का स्क्वायर। सी जी का स्क्वायर कितना आएगा? 10 स्क्वायर। एफ जी का स्क्वायर कितना आएगा? 9, तो ये हो जाएगा 181। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 181 सेंटीमीटर। ये मुझे बताएं, ये पार्ट समझ आया? फिर मैं आगे दूसरी ट्राइंगल की तरफ मूव करता हूँ। जी सर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 का। तो ये आपकी दूसरी ट्राइंगल बन रही है जिसको आप सोल्व करेंगे। मैं एक दफा आपको हाईलाइट करके भी दे देता हूँ कौन सी ट्राइंगल। ये देखिए, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने सोल्व किया जी इस ट्राइंगल को, ये वाली ट्राइंगल को, ये। ठीक है, पहले इस ट्राइंगल को सोल्व किया, अब दूसरी जो येलो से बनाई उस ट्राइंगल को सोल्व कर रहे हैं। तो ऐसा करने से मुझे किसका आंसर मिलेगा? ये वाली साइड का। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है ए डी सी। अब इसमें जो मैंने फाइंड करना है या जो मेरे पास हाइपोटेनियस है वो ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर कितना आ गया? 9 स्क्वायर और यहाँ पे 12 स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 144 है, शायद ये 225 बनेगा। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। दो लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब तीसरी देखें, तीसरी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो थर्ड वाली देखिए कैसे बनेगी। थर्ड के लिए मैं ये वाली ट्राइंगल यूज करूंगा, ये मैं ऊपर बना रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये लेंथ, ये वाली लेंथ और यहाँ से ये भी ट्राइंगल आपको पता चल रहा होगा, ये ऊपर वाली ट्राइंगल। अब इसमें देखें कि 90 का जो एंगल है ना वो यहाँ पे बन रहा है ये। तो 90 के ऑपोजिट कौन हुआ? ए से लेके एफ तक साइड हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए ई एफ। देखें 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी, उन तीनों को यूज करके हमने तीनों जो है ना वो लेंथ फाइंड कर ली। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। अब इसमें जो हाइपोटेनियस है वो कौन है? वो है ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक, और इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर और प्लस ई एफ स्क्वायर। तो ए ई जो है वो कितनी लेंथ है? ए ई 10 होगी। ठीक है, कैसे 10 होगी? यहाँ पे ये देखिए 10 है, तो ये भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ 10 का स्क्वायर। ई एफ कितना होगा? ई एफ ये होगा 12। कैसे 12? ये 12 है, ये भी 12 होगा और ये वाली लेंथ भी 12, और ये आपको पहले से गिवन थी कि 12। तो 12 स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जी आपके पास 100 प्लस 144 244। तो जब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना ए एफ, तो ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 61 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सारे को यहाँ से करता हूँ रिमूव। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्राइंगल बने ही रहने देते हैं जो कि हम सोल्व कर रहे थे। वो सारा कुछ आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया था।
ताकि आपको पता चल जाए एक एक चीज़। ये तो हमारा एंगल जो है वो ये है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। अब मुझे क्या क्या पता चल गया, सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 181। फिर मुझे ये वाली लेंथ पता चली 15 सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर मुझे ये पता चला ये, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर सकता हूँ कौन सी ट्राइंगल पे, ए सी एफ पे, क्योंकि मुझे तीनों साइड की लेंथ पता चल गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, अच्छा अब लॉ ऑफ कोसाइन हम कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज करें कि ये वो एंगल है जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ, अल्फा इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल अल्फा, वैसे इसका नाम होगा ए सी एफ, क्योंकि इधर क्वेश्चन में भी उसने ए सी एफ बोला है। तो आप ए सी एफ लिखना चाहें वो लिख दें, अल्फा बीटा थीटा फाई कुछ ऐसा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो कोस ऑफ ए सी एफ ही मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, हमने पढ़ा था कि जो एंगल आपके पास गिवन होता है जिसको फाइंड करना होता है, ये एंगल फाइंड करना ना, तो इसके सामने वाली जो साइड है ना, ये उसका स्क्वायर हम माइनस करते होते हैं और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर जो है ना वो ऐड करते होते हैं। ये हम पीछे अच्छे तरीके से ये फॉर्मूला आपको समझाए थे। ये माइनस हो गया, बाकी दोनों साइड कौन कौन सी हैं, एक तो ए सी है और दूसरी फिर सी एफ है। और नीचे क्या आता है, जो दोनों पॉजिटिव है उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अब जब इधर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो देखिए क्या आंसर बनेगा। जब हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो ए सी का जो आंसर है वो आ जाएगा 15 स्क्वायर, सी एफ का जो आंसर है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 181 और माइनस ए एफ का जो आंसर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 61 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ए सी की जगह 15 आ जाएगा और सी एफ की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 180 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको प्रॉपर्ली सोल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 162, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 403.61। तो जब मुझे एंगल ए सी एफ फाइंड करना है तो कोस इधर आके इन्वर्स हो गया, 62 डिवाइडेड बाई 403.61। तो जब हम जी इसको आगे सोल्व करेंगे इससे आगे, तो एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 66.34, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ भी बता दूं, बुक के पीछे शायद इसका आंसर गलत है, शो हो रहा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब वो 2 क्यूबॉइड वाले आपने क्वेश्चन समझ लिए, ठीक है। तो आपने साथ पार्टिसिपेशन करनी है और मुझे बताना है कि किस तरह से सॉल्व करना है। चलें जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन दी फिगर 3 वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट द पोजीशन बी डी एंड एच। तो देखिए बी पोजीशन ये, डी पोजीशन ये और एच पोजीशन ये वाली यहाँ पे, ठीक है। तीनों पोजीशन मैंने हाईलाइट कर दी। ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड शेप आ गया। तो अगेन क्यूबॉइड शेप है तो आपको पता है कि इसका ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सी शेप बना रहा है, एक रेक्टेंगल। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये भी कौन सी शेप बना रहा है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो इसका मतलब कितना कितना एंगल बनेगा, 90 का हर कॉर्नर पे बनेगा ना। चलें इसको रिमूव कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये मैंने क्वेश्चन पूरा कॉपी नहीं किया, ऐसे है ना, ये क्वेश्चन और भी है शायद इसके साथ, एक दफ़ा मैं देख लूँ क्योंकि वो पार्ट्स तो नज़र ही नहीं आ रहे। आप लोग देखो ज़रा बुक से, हाँ इनकम्प्लीट है। इसको मैं शेयर करता हूँ, यहाँ पे ये पेज, अच्छा यहाँ पे ये पूरा मैंने शेयर कर दिया। अच्छा मैं इन पॉइंट्स को एक दफ़ा हाईलाइट करता हूँ, एक बी था, एक डी है और एक एच है। अच्छा ये देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये बी से लेकर डी तक, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें ना तो ये डिस्टेंस आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाली ट्राइंगल के अंदर जो मैंने हाईलाइट की हुई है नीचे। आप मुझे ये बताएं, ये जो ट्राइंगल मैंने हाईलाइट की है, ये ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल है जी? पहले तो यही देखते हैं ना जी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यस की तरफ जाएंगे। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर यस वाली कंडीशन है तो उसमें आपको कहते हैं कि आपको कोई और साइड या एंगल पता है इस तरह का कुछ। तो यहाँ पे देखें हमें कोई और एंगल नहीं पता इसमें, तो अगर एंगल पता होगा तो फिर और तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर एंगल नहीं पता होगा तो फिर किसी और तरीके से। एंगल नहीं पता तो इसका मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये देखें ये वाली लेंथ 16 है, ये वाली कितनी होगी 12, क्योंकि ये वाली विड्थ यहाँ पे 12 है तो इसलिए वो भी कितनी होगी 12 ही होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं हम। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, तो यहाँ पे लिखते हैं कि जी हाइपोटेनस कौन होगा बी से लेके डी तक, और ये इक्वल किसके होगा बी सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कितना 16 स्क्वायर और सी डी 12 स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर 400 आएगा। तो फर्दर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा। हाँ जी बताएं कि फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है? जी सर। ओके ठीक है, इसको मैं ज़रा यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है, इस पार्ट को, मतलब डायग्राम वाला जो पार्ट है ना, ताकि दूसरा पार्ट हम इजीली सॉल्व कर सकें। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्कर बी एंड एच, बी और एच के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें ये बी है और ये एच है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है ना इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। तो यहाँ पे देखें अगेन यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल।
आप मुझे बताइए एडिशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या इजीली फाइंड कर सकते हैं? मतलब यहाँ पे भी वो कंडीशन आप देखें कि जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं वो जिस ट्राइंगल में आ रही है, क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? जी सर बी 20 हुआ और एच डी 15। यहाँ पे ये वाला 15 जी सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये उसके बाद और तो यहाँ पे बी डी अभी फाइंड किया था, सही है ना, 20 सेंटीमीटर। चलें जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इन राइट एंगल ट्राइंगल सही है, एचडी वाली बात फिर से बताएं, 15 कैसे हुआ? ठीक है, मैं इसको बताता हूँ दोबारा। अच्छा यहाँ पे देखें कि ये वाली जो लेंथ है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, सी जी और एच डी पैरेलल है ना एक दूसरे के। जी सर। इस वजह से इसकी लेंथ कितनी होगी 15, सही है। और ये वाली जो लेंथ है ये भी हमने फाइंड की थी 20 सेंटीमीटर, आगे समझ। जी सही है। और यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो जिसकी वजह से हम लिखेंगे बी एच का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा बी डी स्क्वायर के और प्लस बी डी स्क्वायर के प्लस डी एच स्क्वायर के। तो बी डी का स्क्वायर कितना है, वो है 20 स्क्वायर और प्लस 15 स्क्वायर, तो ये आपके पास फाइनल बनेगा 625, तो जिसको आप स्क्वायर रूट लेके 25 सेंटीमीटर कह देंगे। ठीक है जी। अब रह गया इसका लास्ट पार्ट, तो डायग्राम को जरा मैं यहाँ से ये वाला पार्ट जो हमने किया था इसको रिमूव करते हैं। अच्छा लास्ट पार्ट रह गया, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, क्या वर्किंग करनी है उसको देखते हैं पहले। आप खुद पहले जरा ऑब्जर्व करें कि क्या करेंगे हम, और फिर मैं भी आपको हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, हमने फाइंड करना है एंगल, और एंगल कौन सा है, डी बी एच। डी बी एच का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और अगेन मैं आपको ट्राइंगल हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल यूज। मुझे बताएंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये वाली लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है 15 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ पता है 20 सेंटीमीटर, पर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। हाँ जी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के, कोई फॉर्मूला लगा के किसी तरीके से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी? जी हमें दो लेंथ पता है, ठीक है। ये एंगल के सामने आ रहा है ये वाली लेंथ, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। ये एंगल के साथ एडजेसेंट है तो इसलिए बेस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो एंगल मैंने फाइंड करना है, वो उसका नाम लिखते हैं डी बी एच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है एच डी और बेस का नाम है बी डी। तो इनकी वैल्यूज लिखते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल डी बी एच, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा जी 15 डिवाइडेड बाय 20, जो कि आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो एंगल डी बी एच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, तो एंगल डी बी एच का आंसर आ जाएगा 36.9 डिग्री। बताएं जी, ये पार्ट क्लियर है आपको? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ सिलेंडर, कि डायग्राम में एक सिलेंडर को दिखाया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा गैमा, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। अब ये देखें कि जो एंगल आप फाइंड करना चाहते हैं वो ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही जैसा कि हमें नजर आ रहा है, बल्कि ये कौन सी ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है फिर नो की तरफ जाएंगे, और जब नो की तरफ जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा कि क्या इसमें आपको कोई और, जैसे मैं आपके साथ पेज भी शेयर करूँ दोबारा से ये, तो इसमें लिखा होगा कि क्या उसमें कोई और एंगल या अपोजिट साइड आपको पता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, ये देखें ये एंगल आपको पता है 120 डिग्री, तो अब आप जाएंगे यस की तरफ। ठीक है, पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया अभी 1-2 क्वेश्चन पहले, लेकिन उसमें नो वाली सिचुएशन थी, इसलिए लॉ ऑफ कोसाइन बना जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, लेकिन यहाँ पे यस वाली कंडीशन है तो लॉ ऑफ साइन। अब देखिए, लॉ ऑफ साइन ज़्यादातर हम तब यूज करते हैं जब एक एंगल और इसकी अपोजिट साइड हमें पता हो। सर यहाँ पे एक एंगल गिवन है, यहाँ पे एक एंगल गिवन है ना, इसके अलावा तो नहीं। गैमा के अलावा है ना 120 डिग्री, गैमा तो फाइंड करना है ना। ठीक है जी तो 120 डिग्री, अगर किसी तरीके से मुझे इसकी अपोजिट साइड पता चल जाए, ये वाली अपोजिट साइड, तो मैं इसके आंसर तक पहुंच सकता हूँ। कैसे पहुंच सकता हूँ, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड तो ऑलरेडी मुझे गिवन है। ठीक है, देखें ना, इसका पेयर बनेगा इसके साथ यहाँ पे, यानी ऐसे मैं लिख के बताता हूँ, गैमा का पेयर बनेगा साइड ए बी के साथ, और 120 डिग्री का पेयर बनेगा बी सी साइड के साथ। अगर मैं किसी तरीके से बी सी साइड फाइंड कर लूँ, फिर मैं इस ट्राइंगल पे लॉ ऑफ साइन अप्लाई करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो इतनी इन्फॉर्मेशन से तो इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हम, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए जी हम जो पहले से ट्राइंगल दी गई है ना उसको सोल्व करेंगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देखें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब मेरे पास ये वाली एक ट्राइंगल बन रही है, इसको जरा देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल में मुझे ये वाली लेंथ पता है जो कि 30 सेंटीमीटर है, ये भी मैं बता सकता हूँ कैसे। कैसे देखें जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उस नीचे जो सर्कुलर शेप है उसका रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है जो 10 सेंटीमीटर है। और अगर आप देखें ये, तो ये क्या है, उस ऊपर वाले सर्कल का जो कि नीचे वाले सर्कल का कॉन्ग्रुएंट है, उसका डायामीटर है।
ठीक है, उसका क्या है डायमीटर है उसका। तो अगर ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो सी से लेकर डी तक लेंथ है वो डबल है किसका, ए बी का। ठीक है, ए बी क्योंकि ये रेडियस है और ये है डायमीटर। तो सी डी का जो आंसर आ जाएगा वो 2 × 10 सेंटीमीटर जो कि 20 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पे लिख देंगे जी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मुझे बी सी का आंसर चाहिए ना, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस हुआ, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, इसको बेशक आप परपेंडिकुलर बोल दें और ये लेंथ बेस बोल दें आप इस तरह से। तो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये स्क्वायर लिखना था, तो ये आ जाएगा जी 1300 का स्क्वायर, जिसका आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखें कि जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो मेरी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। अब ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई है इसको मैं करने लगा हूँ सबको रिमूव। अब हम उसकी तरफ आते हैं जो ट्राइंगल हम सोल्व करना चाह रहे थे। ये लेंथ होगी, ठीक है, दोबारा से बनाते हैं, ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी और ये लेंथ होगी। अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे पता चल चुका है कि ये लेंथ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर है। तो इसका पेयर मैं बनाऊंगा इसके साथ और इस 10 सेंटीमीटर का पेयर बनाऊंगा इसके साथ और इस पे लगाएंगे लॉ ऑफ साइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अच्छा, लॉ ऑफ साइन कैसे अप्लाई करते हैं और किस पे अप्लाई करते हैं, इन ट्राइंगल, ये हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ साइन कब अप्लाई करते हैं, जब दो साइड और एक एंगल या दो एंगल और एक साइड वाली सिचुएशन हो। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दो साइड और एक एंगल पता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल भी मैं मेंशन करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन गैमा और गैमा की जो अपोजिट साइड है वो है 10, बल्कि इसको लिखते हैं कि वो लेंथ है सी, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सी के अपोजिट है तो स्मॉल सी मैं कह सकता हूँ। चलिए, अगर सी मैंने नहीं लिखा हो तो आप इसके नीचे ए बी लिख दें। और इसी तरह साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, इसके अपोजिट बी सी है, वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ऑफ गैमा ए बी की जो लेंथ है वो है 10 साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई Sir, 10 करोगे, square root of 13 नहीं? क्या 10 square root of 13? हाँ जी बिल्कुल 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो बल्कि ये 10 दोनों साइड से कट कर देते हैं साइन गैमा, तो इधर आ जाएगा साइन 120 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो जब इस सारे को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.24। तो जब इधर से आप एंगल निकालोगे साइन इनवर्स 0.24, आंसर बताएं कितना आता है। अगर हम यहाँ से आंसर फाइंड आउट करते हैं कितना आता है आंसर जी, साइन इनवर्स ऑफ 0.24 तो आंसर आएगा 13.9। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस्ड का मतलब कि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप है। अब स्क्वायर होने का मतलब है कि यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, इसकी बात हो रही है, ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप का मतलब इसकी चारों साइड की जो लेंथ है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। स्क्वायर बेस्ड पैरामिड इज 36 सेंटीमीटर। तो ये हमें सबसे पहले यहाँ पे जो चीज गिवन है वो इसका पेरीमीटर गिवन है, और किसका पेरीमीटर, स्क्वायर बेस का, तो 36 सेंटीमीटर। अब इससे आगे चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब अगर आप डायगोनल यहाँ पे देखें तो हमें इस डायगोनल की लेंथ चाहिए, ये बी से लेकर डी तक जो बन रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ चाहिए, ये वाला जो डायगोनल बी से डी तक बन रहा है। तो आगे देखें, एंड ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द पैरामिड। तो नंबर 1 हमें पहले तो यहाँ पे गिवन था पेरीमीटर, वो पहले लिखते हैं, पेरीमीटर गिवन था विच इज 36 सेंटीमीटर। उसके बाद जी हमें लेंथ फाइंड करनी है, किसकी, लेंथ ऑफ द डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है जो कि बी से लेके डी तक बनती है। और फिर जी हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पैरामिड, हमें इसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है जो कि ए से लेके ओ तक बनती है। ठीक है, अच्छा कल जो हमने कुछ डाटा पढ़ा, मतलब वो जो एक चार्ट बना हुआ था या टेबल बना हुआ था, जो भी आप उसको कह लें, तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, फिर उसके बाद अगला काम चेक करेंगे। अब दोबारा से देखें कि हमने ये देखा कि ये वाला जो पार्ट है ना ये स्क्वायर बेस्ड है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये स्क्वायर बेस्ड है, यानी एक स्क्वायर शेप है। अब इसमें हमें फाइंड करनी है ये डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये डायगोनल की जो लेंथ फाइंड करनी है, आप देखें ये जिस ट्राइंगल में आ रहा है वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखें क्योंकि इसमें हर वर्टेक्स पे कितना एंगल बन रहा है 90, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90। इसी तरह यहाँ वाला एंगल भी 90, ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90, लेकिन हम सिर्फ उसी को बनाएंगे जो कि हमें चाहिए। 90 का एंगल बन गया। अब ये देखें, अगर मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी से लेके डी तक अगर लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे ये देखना है पहले तो ये ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल,
फिर उसके बाद हम उस चार्ट में ये देखते होते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या इसमें कोई और भी एंगल है इसके अलावा, तो इसमें कोई और एंगल नहीं पता। ठीक है, तो जब हमें कोई और एंगल नहीं पता होता तो हम मूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, और अगर हमें कोई और एंगल भी पता होता है तो फिर हमने जाना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। ऐसे ही पढ़ा था ना कल, इसी तरह ही था जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, अब अगर किसी तरीके से मुझे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पता चल जाए तो मैं इजीली इस डायगोनल बीडी का आंसर फाइंड कर सकता हूँ। अब ये दोनों लेंथ कैसे पता चलेंगी, तो वो हमें पता चलेंगी इस इन्फॉर्मेशन से। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास पेरीमीटर वाली, इसको यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी पेरीमीटर, किसी भी स्क्वायर्ड शेप का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पेरीमीटर की वैल्यू पुट करते हैं 36, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो लेंथ का आंसर आ जाएगा लेंथ का आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी बात लिख लेते हैं। ठीक है, वो मतलब एक्स्ट्रा एडिशन अगर आप करना चाहें वो ये कि बी सी डी ई इज ए स्क्वायर, कि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर होने का मतलब ये है कि बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ई तक और ई से लेके बी तक ये सारी की सारी लेंथ आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे किसके, 9 सेंटीमीटर के। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसका नाम है बी सी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। आंसर आपके पास आएगा 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, टोटल आंसर आ जाएगा 162, जिसको आप सिंप्लीफाई करके जब स्क्वायर रूट वगैरह लेंगे तो फाइनल आंसर इज 9 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये जी हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड कर ली। ये पार्ट क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी क्लियर है ये वाला पार्ट? जी हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, अब मैं इसको करने लगा हूँ रिमूव। अब हम सेकंड पार्ट के लिए इसको यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अब देखिए जी सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ दी, तो चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है बेस से, वो तो हम 90 डिग्री से पता करते थे ना, तो 90 एंगल सी पे दोबारा होगा। दोबारा स्टार्ट पे आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोले अगर अपना क्वेश्चन। बी सी डी ई जो है उसमें सी में 90 का एंगल होगा, वरना हमें कैसे पता बिल्कुल, चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। ओके ओके। ये देखिए ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन सी शेप है, स्क्वायर्ड शेप है ना। जी अब इसमें एक एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये और एक, चारों वर्टिसेस है ना उसके स्क्वायर के। तो हर वर्टेक्स पे कितना एंगल बनेगा, 90। तो इस तरह से पता चला कि यहाँ 90 बनेगा। ठीक है, जी सर। ओके। अच्छा जी, आगे सेकंड पार्ट में ना हमने हाइट फाइंड करनी है, और हाइट ये देखिए ये वाली हाइट जो ऊपर से नीचे आ रही ए ओ। अब इसके लिए जो मैं यूज करूंगा ट्राइंगल वो पहले आप देखें। तो इसके लिए हम ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाली ट्राइंगल जिसका नाम है ए ओ डी। ये वाली ट्राइंगल को यूज करेंगे, ए ओ डी को। अब ये देखें अगेन हम यहाँ पे वो पुराने कॉन्सेप्ट्स अपने लगाते हैं। इसमें ये 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल। फिर आपको पता है यहाँ से हमने दो तरफ जाना होता है, एक तो आगे यस और नो के राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम बोलेंगे यस, फिर इससे भी आगे यस और नो। हम देखेंगे कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई और एंगल भी आपको पता है, तो ऑब्वियसली पता है कौन सा एंगल पता है हमें, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पता है, इसका मतलब मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा। ठीक है, अगर एंगल ना पता होता तो मैं किसकी तरफ जाता, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। ठीक है, तो अब देखें अगर किसी तरीके से 45 एंगल तो पता है, या तो मुझे ये लेंथ या फिर ये वाली लेंथ और या फिर ये वाली लेंथ, इन तीनों लेंथ में से अगर मुझे कोई एक लेंथ पता चल जाए तो इजीली मैं ए ओ का आंसर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले देखें हमने इस डायगोनल की लेंथ फाइंड की है, ये डायगोनल की। ठीक है, इसको यूज करेंगे। अब इसको यूज करने के लिए पहले तो आप जरा साइड पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये देखें सपोज करने जी हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, दोबारा से बनाता हूँ मैं जरा बेहतर करके। तो हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, ये सपोज करें एक स्क्वायर शेप। अब इस स्क्वायर शेप में जो डायगोनल्स होते हैं ना इस स्क्वायर के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। और कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, वो जहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं वो पॉइंट उस स्क्वायर का सेंटर होता है। एक तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जब भी किसी स्क्वायर शेप के अंदर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सेंटर होता है। यानी कि ये जो मेरा ओ पॉइंट है ये इसका सेंटर है। एक तो ये चीज, और एक और चीज आपने याद रखनी है, जब भी किसी डायग्राम में उसकी हाइट मेजर की जाती है या आप उसको किसी भी तरह से मेजर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो वो हाइट हमेशा सेंटर से फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सेंटर, ये वाला ओ वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखें ये सेंटर है, तो सेंटर होने का मतलब ये है कि जितनी लेंथ ओ से लेके बी तक होगी उतनी ही लेंथ ओ से लेके डी तक होगी। सही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सर जी जी इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला मतलब ओ ए बी डी पे परपेंडिकुलर है ना, तो वो उसे बाइसेक्ट करेगा। ओ बी और ओ डी को दोबारा बताइएगा, दोबारा। ओ ए बी डी पे परपेंडिकुलर है ना। ओ ए, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन परपेंडिकुलर होने का हरगिज मतलब नहीं होता कि वो उसको बाइसेक्ट भी करे।
ठीक है, एक होता है सिर्फ परपेंडिकुलर होना और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए नहीं मैंने वो बताया। ठीक है, मतलब डायग्राम में ही वैसे थोड़ा बहुत लग रहा है। सर जी लेकिन जी, चैप्टर 9 10 में भी तो ये गिवन नहीं था ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही नहीं करी, वो तो हमको तो अज्यूम करते थे कि AOBD पे परपेंडिकुलर है तो OD और OB इक्वल होंगे और हाफ होंगे वो वहाँ, BD का। ठीक है, वहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो वहाँ पे हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी होती थी, वहाँ एक सर्कल होता था, सर्कल के अंदर एक कोड होती थी और फिर ये वाली सिचुएशन होती थी। यहाँ पे तो सर्कल नहीं है, यहाँ पे तो कोड नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी ओके, यहाँ पे हम स्केयर को यूज करेंगे ना, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। चले जी, अब हम यहाँ पे लिख देंगे, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है, OD, वैसे OB भी उतनी ही होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OD जो लेंथ है वो BD का हाफ होगी। क्यों हाफ होगी, वो सारी सिचुएशन आपको अभी बता दी। 9√2 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो देखें, जिस चीज की हमें तलाश थी कि किसी तरीके से मुझे एक लेंथ पता चल जाए, तो वो हमने लेंथ फाइंड कर ली। तो इधर लिख भी देता हूँ, ये लेंथ आ गई 4.5√2 सेंटीमीटर। अब ये देखें, ये एंगल है, तो ये एंगल के सामने आ रही है, तो इसलिए इस लेंथ को क्या बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये एंगल के साथ एडजेसेंट है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये बेस है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि जी ये वाला जो पार्ट है इसको परपेंडिकुलर कह रहे होते हैं, नीचे वाले को बेस कह रहे हैं, ऐसे नहीं। ये हमने अच्छे से डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी कि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। अब यहाँ पे फिर रेशो कौन सी यूज होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOD, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOD। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम रेशो कौन सी यूज करेंगे परपेंडिकुलर बेस के लिए, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा का मतलब है टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है O से लेके D तक, और बेस कितना है जी O से लेके A तक। टेंजेंट 45 होता है 1, OD कितना है, वो OD OD है 4.5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और OD भी तो एडजेसेंट ही है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ आपको कि एडजेसेंट है या नहीं। अच्छा, OA कितना है, OA को फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसको इसके साथ, तो OA का आंसर भी यही आ गया। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना था वो भी हो गया। अच्छा, ये आपने एडजेसेंट वाली बात की, तो वो मैं ट्राइंगल बना के बता देता हूँ। ये देखें, ये 90 का एंगल, यहाँ पे 45 डिग्री। तो एडजेसेंट होने का मतलब एक्यूट एंगल के साथ एडजेसेंट हो। ठीक है, सही है। और सर अगर आपको जो ना आपने डायगोनल और सेंटर वाली पर बात की थी वो आप रिटन फॉर्म में भी कैसे लिखेंगे वो बताएंगे, क्योंकि पेपर में इसका भी रेफरेंस देना पड़ेगा ना अगर हमें इसका हाफ बताना है तो। ठीक है, बता देता हूँ। अच्छा, ये मैं पहले बताने लगा था कि बेस को अगर आपको ना समझ आए ना कि क्या बेस है, तो वो लेंथ जिसके साथ दोनों एंगल अटैच हो रहे हैं उसको बेस कहते हैं। ये देखिए 90 भी अटैच हो रहा है और ये भी। ठीक है, यही एक साइड है जिसके साथ दोनों अटैच। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसको हमने कैसे ये सेंटर वाली बात बतानी है। तो सबसे पहले आप बताएंगे वी नाउ दैट द डायगोनल्स इन अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बस इस तरह से बता दीजिए। ठीक है, कि जो स्क्वायर के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेंटर ऑफ द स्क्वायर बोलते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सेंटर जो सेंटर से बाकी उधर डिस्टेंस इक्वल होंगे, फिर ये भी लिखना पड़ेगा कि O से B O से D भी इक्वल होंगे। जी जी, वो भी बताने लगा हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होगा। ठीक है, तो देन हम कहेंगे इस बेस पे O से लेके B तक, तो ये आप ये उसके बाद फिर ये लिखेंगे कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि बाइसेक्ट करेंगे। तो उस बेस पे हम कहेंगे कि O से B और O से D इक्वल होगा। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं आप कि बाइसेक्ट करने का मतलब है OD और OB दोनों के दोनों उस डायगोनल के क्या होंगे, हाफ, इस तरह करके। ठीक है, हाँ जी, जी क्लियर सर। है। क्वेश्चन ये है, इन द फिगर ओ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बेस्ड, अगेन देखें स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर कौन सी शेप है, ये वाली, ये देखें, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली शेप है स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि एक लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो एक लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर। आगे देखें, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन साइड ए बी एंड द प्लेन बी सी डी ई। अच्छा, पहले मैं प्लेन को हाईलाइट करता हूँ, ये प्लेन है, ये वाला। ठीक है, इसके दरमियान और साइड ए बी, और साइड ए बी है जी ये वाली साइड ए बी, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। ठीक है, यानी आप समझ लें कि सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये आपके पास स्क्वायर बेस्ड शेप है, और स्क्वायर बेस्ड शेप में आपको इस तरह से कोई लाइन आ रही है, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो जब भी हमें किसी प्लेन जब भी हमें किसी प्लेन और किसी लाइन के दरमियान या किसी साइड के दरमियान एंगल फाइंड करना होता है, तो वो एंगल किस तरह से हम फाइंड करते हैं, जो भी लाइन होती है उसको आप उसके दो जो कंपोनेंट्स है उसमें डिवाइड करेंगे। ये इसका होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये वेक्टर वाले चैप्टर में आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा चैप्टर 7 तो आपको पता होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ से पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना के आपको बताता हूँ ताकि आपको वो सिचुएशन क्लियर हो जाए।
ये देखें जी, सपोज करें कि ये जो है ना प्लेन है। अब यहाँ पे कोई लाइन है, हमने इस प्लेन और इस लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, जो कि इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये यानी ये समझ लें कि ये जो लाइन है ना ब्लैक वाली, ये जो नीचे ब्लू वाली बनी हुई है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो इसका शेडो है। तो इसके साथ जो इसका ये वाला एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे कि ये एक लाइन और प्लेन के दरमियान एंगल है। तो अगर इसी चीज को हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें यहाँ पे जरा तवज्जो करिएगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। साइड कौन सी है हमारे पास? साइड है ये वाली, जिसका मुझे प्लेन के साथ एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये है साइड, जिसको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया। तो इसके पहले मुझे दो कंपोनेंट बनाने होंगे, ठीक है। अब इसके जब मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो वो दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे? पहले तो मुझे इसका कंपोनेंट बनाना है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसको थोड़ा मैंने ज्यादा डार्क कर दिया। अब इसको, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, आपको क्लियर हो जाए ये वाली सिचुएशन, ठीक है जी। ये पता चला एंगल वाली बात कि फाइंड क्या करना है हमने। जी जी, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये कैसे फाइंड करेंगे? अब पहले तो ये बताएं, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पे 90 बन रहा है। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले पिछले डायग्राम में बताया कि हाइट हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर मेजर की जाती है, और वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन वाली बात में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये 90 है, 90 के अलावा क्या आपको और एंगल पता है? नहीं पता। तो 90 के अलावा मुझे और एंगल नहीं पता, और ये वाला एंगल मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या किसी और तरीके से कर सकते हैं? नहीं तो मैंने प्रेशर लगेगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए? सर मैंने प्रेशर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे? एंगल फाइंड करना है ना। जी जी, लेकिन मसला ये है ना कि हमें सिर्फ एक ही साइड पता है, ये वाला 6 सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल बन रही है ना हमारे पास ए ओ बी। तो मुझे सिर्फ इसमें एक ही लेंथ पता है, जो ओ बीडी से पूरी लेके फाइंड ए करेंगे है। ना। हाँ जी, बी डिफाइन करेंगे। ये देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डायगोनल फाइंड किया, ये देखें जी, ये पूरा डायगोनल हम फाइंड करेंगे, ये वाला डायग्राम। अच्छा, ये डायगोनल उधर हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें बनाई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे डायगोनल बनाता हूँ, ये जो क्वेश्चन के नीचे बनी। तो हम ना सबसे पहले ये डायगोनल फाइंड करेंगे, ये वाला डायगोनल, ठीक है। अब ये डायगोनल मैं कैसे फाइंड करूंगा? इस ट्राइंगल को यूज करके। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये भी 90 वाली ट्राइंगल है। कैसे? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। जी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से साइड ए बी फाइंड करें तो फिर हम वो लगा सकते हैं लॉ ऑफ साइन। पाइथागोरस थ्योरम से साइड ए बी फाइंड करें, तो ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे बताएं ए बी साइड? मतलब b बाय साइन बीटा इज इक्वल टू c बाय साइन गामा अगर हम करें तो c हमारे पास एक है मिनट, एक मिनट, दोबारा दोबारा बताएं। सी बाय b बाय साइन बी, बीटा इज इक्वल टू c बाय साइन गामा अगर हम करें तो फिर हमारे बी पास साइड कौन सी? वो 6 वाली, अपोजिट करके 6 सेंटीमीटर जो यानी b आएगी। ऐसे, यानी आप ऐसे करें 6 डिवाइड बाय साइन बीटा, और c हमारे पास होगी a b जो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी ठीक, c की। ठीक और है, बाय और साइन एंगल, गामा हमारे 90 पास 90 है, ठीक है। तो यहाँ तो पे इससे हम कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्या आपको बीटा एंगल का पता है? चलो ये तो फाइंड करना। क्या आपको ए बी साइड का पता है? सर वही तो कह रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं ना, a o है कैसे? o b है। कैसे लगाएंगे ना पाइथागोरस थ्योरम? ट्रायंगल में दो साइड तो पता ही नहीं है, एक ही पता है ना, 6। सर बी डी अगर हम डायगोनल फाइंड पिछले क्वेश्चन में जिस तरह की थी उसका हाफ ओ बी आएगा। चलें वो पहले फाइंड करते हैं ना, वही बिल्कुल, वो फाइंड करके फिर देखते हैं। पहले वो फाइंड करते हैं फिर, ठीक है, मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, ठीक है। जी चलें जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। अब ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? वो डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए। इन ट्रायंगल बी सी डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि आपके पास बन जाएगा 32। तो दोनों साइड पे आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो आई डायगोनल की लेंथ, लेकिन हमें तो डायगोनल की लेंथ नहीं चाहिए थी, हमें तो ओ भी लेंथ चाहिए थी ना। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बेशक लिख भी लेते हैं बात, द डायगोनल्स, द डायगोनल्स इन अ स्क्वायर, इन अ स्क्वायर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देन इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ओ से लेके बी तक जो लेंथ है वो बी डी का क्या होगी? हाफ होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ओ बी का जो आंसर है वो 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये हमें लेंथ एक चाहिए थी, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे आप कह रहे थे वैसे करके देखते हैं, यानी ये लेंथ हमें पता चल गई ना, ओ बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ बी, सही है, ओ बी का कह रहे थे ना आप? जी चलें अब लिखवाएं वो जो लॉ ऑफ साइन वाली बात कर रहे थे आप।
एक तो हो गया ना उसके लिए साइन पहले 90। ए भी फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके लिए पहले ए भी फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। या अभी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी हो सकता है और लॉ ऑफ साइन वाला भी, चले देखते हैं। पहले तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देखते हैं, फिर बाद में लॉ ऑफ साइन वाला भी देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ, यानी जिस तरह पहले हमने सोचा था उस तरह करते हैं, फिर देखते हैं कि लॉ ऑफ साइन भी लगा सकते हैं। तो लिखेंगे जी बाय टेंजेंट रेशियो, टेंजेंट रेशियो ही लगेगी, ठीक है। क्यों टेंजेंट रेशियो लगेगी, ये एंगल के सामने तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा, और ये देखें इसके साथ 90 वाला एंगल भी एडजेसेंट और दूसरा भी, तो इसलिए इसको बेस बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट ऑफ एंगल मैंने कितना फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन के अंदर था, जिस एंगल का नाम था डी बी एच। डी बी एच नहीं, इसका नाम क्या बनता है, ए बी ओ। क्या एंगल बनता है बोला, ए बी ओ, बिल्कुल ए बी ओ। अच्छा जी, परपेंडिकुलर का नाम पहले लिखेंगे ओ ए, बेस का नाम लिखेंगे ओ बी। ओ ए कितना है हमारे पास 6, और ये कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया ए बी ओ का टेंजेंट इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 64.5। हाँ जी, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो दोबारा आप कह रहे थे। अच्छा, आप कह रही थी, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो बताया अभी ये क्लियर है आपको, कैसे फाइंड किया ये सारा कुछ। ओके, अब लॉ ऑफ साइन वाली बात देखते हैं। तो एक साइड, वैसे मैंने फाइंड करना है ना, जो ए बी वो हाइपोटेनियस बनता है। ए बी का स्क्वायर ये आएगा 6 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 36 प्लस 4 टू द 8, जो कि आएगा 44। ऐसे ही आएगा ना, जी सर। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 आएगा। अब आप यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस पर लगाना चाहते हैं लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन लगाएंगे तो आएगा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय इसके सामने ए बी की लेंथ है, ठीक है। फिर ये एंगल मैं बी वाला फाइंड करना चाहता हूँ, जिसका नाम हमने रखा है ए बी ओ, और इसके सामने वाली लेंथ है 6। तो साइन 90 होता है 1, और 6 इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, इधर आ गया ए बी की, बल्कि चले मुझे लेंथ पता है, वो भी लिख देते हैं बी फाइंड की, जो कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 है। यहाँ पे लिख देते हैं जी साइन ऑफ एंगल ए बी ओ, तो ये आ जाएगा जी एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। इसको थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, ये जगह कम है। अच्छा जी, एंगल ए बी ओ साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। हाँ जी, फाइंड करें जरा आप इसका आंसर और मुझे बताएं कितना आता है। साइन इनवर्स लेना 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11 का, क्या आंसर आता है, मैं भी फाइंड करके देखूं। 64.7। वही आता है जो हमने खुद फाइंड किया, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। जी, तो वही आंसर आया ना, इसका मतलब है कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। किसने पूछा था क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया। जी सर। ओके, ठीक है, गुड। चलो जी, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। तो इसका मतलब ये है कि ये 9 मीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है। और पहले एक काम करते हैं, पहले तो इसका ये नाम वगैरह लिखते हैं हम। इधर ए वर्टेक्स, यहाँ पे बी, ये सी, और इस वर्टेक्स को डी बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह इस वर्टेक्स को ई, और यहाँ पे एफ, और इधर जी, और यहाँ पे एच। अब हमने क्या करना है जी, उसने कहा है कि 9 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर वाइड। आगे कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। अब देखें बॉटम इसका है ये वाला सारा, ठीक है, ये वाला सारा पार्ट बॉटम है। अब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा, आप मुझे बता सकते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, एडी कॉर्नर कॉर्नर, सी ए या डी। इधर लिख भी देता हूँ, बॉटम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये होगा जी आपका ए, ठीक है, यही बनेगा ना, जी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। सर डी नहीं पता। नहीं नहीं, डी नहीं होगा, सर, डी क्यों नहीं हो सकता? ऐसे है ना शेप, ऐसे 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 शेप है ना। अगर सपोज करें यहाँ ए और इधर बी सी और डी, तो खुद डिसाइड करें आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा, ये, ठीक है, वो टॉप होगा ना। अगर आप नीचे यहाँ पे डी लिखते हैं, इधर ए लिखते हैं, तो फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं जी टू द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर कौन सा होगा। अब इसका मतलब है कि छत की तरफ देखना है, ये छत होगी उसकी, ठीक है। तो टॉप राइट कॉर्नर होगा जी होगा, ठीक है। इनको जरा मैं दोनों को सर्कल भी कर लेता हूँ, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो टॉप राइट कॉर्नर और बॉटम, ये आपको बता दिया, टॉप राइट कॉर्नर, और ये कौन सा था, जी।
अच्छा अभी आगे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कहने फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर। अच्छा ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये मैंने नहीं बनाया, ये पूरी बात शायद हमने नहीं पढ़ी, 1 मिनट पीछे जाते हैं वापस। ये 49 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अभी तो देखें जी, ये लाइन बनती है ना जो एंगल बनाएगी यहाँ पे, ये वाला, ये कह रहे हैं कि इन दोनों का आपस में बताया था एंगल, लेकिन आपको पता है एंगल बनाने के लिए वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर आप देखें यहाँ पे देखें, नीचे आपके पास बना हुआ है एक प्लेन ऐसे करके, ठीक है, नीचे आपके पास एक प्लेन बना हुआ है ये, और एक लाइन आपके पास ऐसे ऊपर से आ रही है। तो यहाँ पे अगेन वही सिचुएशन जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताई कि एक लाइन और एक प्लेन के दरमियान एंगल क्या होगा, उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। आप देखें ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, किसका, ए जी का वर्टिकल कंपोनेंट, सही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल 49 डिग्री है। इस एंगल को मैं बाहर लिखता हूँ कि हमने अंदर पहले ही इतना कुछ लिख लिया, ये वाला एंगल 49 डिग्री होगा। हाँ जी बताओ, ये क्लियर हुआ एंगल कैसे लिखा, ये जो आपको सिचुएशन बताई मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी जी। ये स्केयर, तो स्केयर में फोल्ड करें जी, ये लाइन है, इन दोनों के एक प्लेन और एक लाइन के दरमियान एंगल क्या होगा, उसके लिए पहले आपको इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाना होगा, फिर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल होगा किसके दरमियान, प्लेन और लाइन के दरमियान। हाँ जी क्लियर है। अच्छा जी अब यहाँ पे हमें करना क्वेश्चन क्या में है, जो लॉन्ग और वाइड गिवन है उसमें लॉन्ग मतलब लंबाई पे नहीं होगा, मतलब ए सी सॉरी ए ई नहीं होना चाहिए, ए बी के बजाय 9 मीटर। ए ई वो तो हाइट आ जाएगी ना, तो लॉन्ग लंबा नहीं हुआ। हाइट आ जाएगी आप, वो हाइट हो जाएगी ना हाइट, फिर वो नीचे वाले को कैसे हाइट कह सकते हैं, हाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी ना परपेंडिकुलर, ऊपर से नीचे, ठीक है सर। ठीक है। अगर हम चलो सपोज करें इसको लेंथ कह देते हैं, तो वो हाइट भी नीचे से नहीं ना बना सकते, सही है। जी सर। अच्छा अब ये हो गया, हमने अब क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। आपको कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर। तो अब यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, वो बेसिकली फाइंड करना है ए से लेकर सी तक, ठीक है। उसने देखें अगेन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। अब फ्लोर पे दो ही पॉइंट आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ए और एक सी, इनके दरमियान वैसे तो बी और डी भी आ रहे हैं, ठीक है, ये भी ऑपोजिट है, लेकिन हमने जो ट्राइंगल बनाई हुई है उस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आगे जाके हमें काम भी आएगा, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कौन से दो अपोजिट कॉर्नर, तो इसलिए हम बीडी भी फाइंड कर सकते हैं और एसी भी फाइंड कर सकते हैं। एसी थोड़ा सा इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि जी हम क्या उसको बोलते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ये बना लिया हमने, सही है। तो अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप ये समझ लें कि फर्स्ट पार्ट में हमें ए से लेके सी तक डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो एंगल है 90 बनता है, कैसे कि ये कौन सा कंपोनेंट था, वर्टिकल, ये कौन सा कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल, तो दोनों के दरमियान कितना एंगल बनता है 90। अब आप मुझे ये बताएं कि ये ए से लेके सी तक डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, कोई आइडिया। पाइथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम, कैसे पैथागोरस थ्योरम, कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे, ए बी सी वाली। हाँ जी एबीसी वाली, तो लिखेंगे इन वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे, देखें यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90, क्योंकि स्क्वायर बेस्ड है, तो इसलिए आपसे ए सी क्या हुआ, डायगोनल हो गया, ए बी को चलो आप बेस कह दो, बी सी को आप परपेंडिकुलर कह दो, अगर इस ट्रायंगल को अलग से मैंने बी, बताया क्या, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना किसके। चलें स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल होगी, फिर रेक्टेंगल ही होगी, स्क्वायर नहीं है तो, दोनों लेंथ इक्वल नहीं है ना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस तरह लगेगा? पैथागोरस थ्योरम इसलिए लगेगा, नीचे वाली अगर आप देखें ना, इस तरह की कोई शेप बन रही है ना, दोनों लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, ये 9 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो रेक्टेंगल होगी ना, ये 9 मीटर है तो अपोजिट भी 9 मीटर, 6 मीटर है तो ये भी, तो ये रेक्टेंगल होगी। रूम आपने देखा होगा, रूम का जो आप फ्लोर देख लें वो या तो स्क्वायर शेप होगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप होगा, तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर दोनों सिचुएशन में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है हर कॉर्नर पे, सही है। जी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हम बोलेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर है सपोज करें 9 स्क्वायर लिख लिया और 6 स्क्वायर लिख लिया, तो 81 प्लस 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 117 जो कि ए सी का स्क्वायर। तो अब हम ये क्या करेंगे जी, ए सी इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। हाँ डेसिमल में भी लिखना चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में शायद कोई 10 पॉइंट समथिंग आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। जी सर। हाँ जी बताओ जी। ओके इस सारे को मैं करने लगा हूँ रिमूव, इधर ही हम वर्किंग करेंगे, 1 मिनट, इसमें एक दफ़ा ये सारा करते हैं रिमूव, नाम मैं बाद में लिख लूँगा।
पे नाम दोबारा से लिखते हैं, क्या क्या नाम लिखे थे हमने यहाँ पे। उसमें इधर हमने ए लिखा था, यहाँ पे बी सी डी और यहाँ पे ई, फिर एफ जी एंड एच, और हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बनाई थी ऐसे करके एक, ठीक है, ये इसको इससे ज्वाइन किया था। और ये वाला पार्ट यहाँ पे जो एंगल बना था ये वाला इतना इतना, वो एंगल था 49 डिग्री का। और इसकी लेंथ हम ए सी की फाइंड कर चुके हैं जो कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर है। ये इतना सा बस मैंने लिखी था, बाकी रिमूव कर दी। अच्छा जी, अब देखिए सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड हाइट ऑफ द रूम। अब हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वैसे तो हाइट ये भी बनती है, ठीक है, और हाइट ये भी बनती है, हाइट ये भी बनती है, और इसी तरह हाइट ये भी बनती है, तो 4 डिफरेंट हाइट्स बनती है। तो ज्यादा इजी हमारे लिए कौन सा रहेगा फाइंड आउट करना, जो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं? कौन सी हाइट ज्यादा इजी है? जी सी। हाँ जी सी जी, ये वाली हाइट ज्यादा इजी है। आप मुझे बताएंगे इसको फाइंड करने के लिए कौन सी ट्राइंगल यूज करेंगे? ए जी सर। जी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी जी। तो इसमें पैथागोरस थ्योरम लगेगा, सॉरी पैथागोरस थ्योरम की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी। इस एंगल के सामने ये वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये नीचे वाला क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। इसको कलर चेंज कर देते हैं, परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो टेंजेंट रेशियो यूज करेंगे, तो लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे जी लिखेंगे टेंजेंट एंगल कितना है? 49 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सी जी और डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो हमने सी जी का आंसर फाइंड करना है, तो टेंजेंट ऑफ 49 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू सी जी। तो सी जी का जो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13, सॉरी फिर दोबारा वही लिखे जा रहा हूँ। तो सी जी का जो आंसर है वो 12.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये दो पार्ट हमने कर लिए इजीली। अब जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में अब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको रिमूव कर देते हैं जी, ये वाला जो लिखा था हमने। हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना? थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द वॉल। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम अलग से डायग्राम बनाते हैं, ये मैंने अलग से बना ली। अब इसमें करना क्या है? इसमें ये कह रहे हैं, दोबारा इसको देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल। अब 9 मीटर लॉन्ग वॉल कौन सी थी? ये वाली, ठीक है, ए बी सी और डी। तो इसका बॉटम कॉर्नर कौन सा हुआ? ये वाला हुआ बॉटम कॉर्नर ए। अब इसका हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है किसके साथ? टू दी ऑपोजिट टॉप कॉर्नर ऑफ दी वॉल। तो ऑपोजिट टॉप कॉर्नर इसका कौन सा बनेगा, आप बताना चाहेंगे? अगर हम यहाँ पे नाम लिखें एफ ई जी एंड एच, जी F1 लेकिन जी बनेगी। टॉप कॉर्नर नहीं, ये जी नहीं, जैसे देखिए आपका जो रूम है ना, तो उसमें एक दीवार ऐसे होगी, ये वाली एक दीवार होगी, ठीक है, और दूसरी जो दीवार होगी ना, सपोज करें वो ये वाली दीवार है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। सर तो इसमें बॉटम वाला बॉटम बॉटम ए, तो इसका हमने लेना है ये, वो जी वाला दूसरे कॉर्नर पे चला जाएगा, ठीक है। सर लेकिन ट्रायंगल स्क्वायर ई एच एफ जी लें तो फिर टॉप जी नहीं होता? नहीं, इधर देखें ना, आप अपने जहाँ रूम पे बैठे होंगे ना, उसकी एक दीवार देखें, ये दीवार है सपोज करें, तो उसमें एक ये बॉटम और उसका अपोजिट ये बनेगा। लेकिन जो आप जी कह रहे हैं ना, वो मतलब एक दीवार जिधर आप बैठे हैं तो आपके सामने वाली दीवार के टॉप पे चला जाएगा, वो दीवार चेंज हो जाएगी फिर, ये है। तो एक ही दीवार का टॉप लेना है और उसी का ही बॉटम लेना है, इस तरह सर की भी हो सकता है बॉटम क्या बॉटम कॉर्नर भी हो सकता है। डी होगा तो फिर जी होगा, ठीक है, डी और जी का फिर बनेगा नहीं सर बी बी बी। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल बी भी हो सकता है। तो बी का फिर ज्वाइन किससे करेंगे? ई के साथ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जी ये वाला एंगल, इतना। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? हमें ये हाइट पता है, अभी थोड़ी देर पहले फाइंड की थी, 12 पॉइंट, बल्कि इसको मैं, हाँ जी 12.44, ये हाइट अभी फाइंड की थी ना हमने। हाँ जी, बता सकते हैं कैसे ये एंगल फाइंड होगा? कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? कौन सी? जी 10, एंगल ए बी एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? बी एफ, और बेस कौन हो गया जी? ए बी। तो टेंजेंट ऑफ थीटा,
थीटा इसको नाम दे देता हूँ मैं इस एंगल को ना थीटा का, और बी एफ कितना 12.44 और डिवाइडेड बाय ए बी कितना 9, तो थीटा इज इक्वल टू 54.1 डिग्री। जी ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, थर्ड वाला। आगे फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए इसको मैं करने लगा हूँ रिमूव, दोबारा से इसके नाम वगैरह लिखेंगे ए बी सी टी। अच्छा जी इसको पहले पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट को। क्या फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप कॉर्नर। अब टॉप पे आपके पास दो कॉर्नर है, एक और दो, ठीक है। तो मैं जी सेलेक्ट करता हूँ, टॉप कॉर्नर ऑफ द 6 मीटर लॉन्ग वाल। अब ये देखें यहाँ पे था 6 मीटर और इधर था 9 मीटर, उसी के रिस्पेक्ट से यहाँ पे भी 6 मीटर और यहाँ पे 9 मीटर। तो इसकी या इसकी बात हो रही है, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आप किसको यूज करना चाहते हैं। फ्रॉम दी टॉप, क्योंकि उसने बोला नहीं टॉप कॉर्नर तो बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि राइट वाला या लेफ्ट वाला, तो इसलिए आपकी अपनी चॉइस है। टॉप कॉर्नर ऑफ 6 मीटर लॉन्ग वॉल टू दी ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर। अब आप मुझे बताएं कि दीवार कौन सी यूज होगी, उसका नाम बताएं जरा। ई जी एच जी एफ, जी का ऑपोजिट कौन सा? ई एच जी एफ, ई ए जी एफ नो। ई ये एच देखो दीवार यूज होगी, ये वाली दीवार यूज होगी, ये जो बनी हुई है ऐसे, ये वाली, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा, इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कि कहाँ पे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर से, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी चलें आगे। जी सर। अच्छा अब मुझे बताएं ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला और यूज दो। हुआ है, जी दोबारा पूछें। बी सी जी एफ यू सी क्यों हुआ? ठीक है। अच्छा ये देखिए उसने कहा कि आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप कॉर्नर। तो टॉप कॉर्नर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था मेरे पास ये जी वाला और एक ऑप्शन था एच वाला, सही है। ये टॉप है दोनों, और साथ में आगे उसने मेंशन भी किया टॉप कॉर्नर तो हो, लेकिन कौन सा 6 मीटर वाल वाला। वैसे तो ये भी आपके माइंड में आ सकते थे दोनों, ठीक है, लेकिन 6 मीटर वाले की बात हुई, यानी कि इस तरह से ये और ये यहाँ पे इधर दोनों 6 मीटर वाली दीवार आप कह लें या लंबाई कह लें, लेंथ है, तो उसमें से टॉप यही दोनों बनते थे। तो उसमें से मैंने जी सेलेक्ट किया, ठीक है। जब जी सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं सपोज करें एच सेलेक्ट करता तो फिर मैंने इस दीवार को यूज करना था, तो उस हिसाब से फिर मेरे पास इन दोनों में बननी थी ये सिचुएशन, लेकिन मैंने जी यूज किया तो मेरे पास अब दीवार है ये वाली, ये, ठीक है। और इसमें अब सिचुएशन है इन दोनों के बिटवीन ये, ठीक है जी। जी सर। अगर ना समझ आए इसका, तो आप जहाँ पे रूम में कहीं बैठे होंगे तो उसी एक दीवार देख लें, उसका टॉप कॉर्नर देख लें और उसी दीवार के बॉटम वाले ऑपोजिट कॉर्नर से उसको ज्वाइन करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। मतलब ज्वाइन तो नहीं करेंगे सर, उसको देख लें तो एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे कि सपोज करें कि मैं इसके लिए ये वाली ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है 12.44, ठीक है, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि 6 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगेगी, tan थीटा, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ पार्ट के लिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है जी बी एफ जी। तो टेन थीटा जी यूज होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा हमने पहले नाम रखा था, इसका नाम हम रख लेते हैं अल्फा, ठीक है। ये वाले एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूँ, ये वाले एंगल को अल्फा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है जो एंगल के सामने होता है, ये है परपेंडिकुलर बी से लेके एफ तक, और बेस कौन होगा जिसके साथ दोनों एंगल अटैच है, वो होगा एफ जी। तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, वैल्यूज लगाते हैं इनकी। तो बी से लेके एफ तक जो लेंथ है, बी से लेके एफ तक वो है जी 12.44 और एफ जी जो लेंथ है वो है 6 मीटर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा 64.3 डिग्री। जी क्लियर हो गया ये भी पार्ट। हाँ जी जी सर।